नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। दुनिया को एक ऐसा राष्ट्रपति मिल गया है। दुनिया में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका को मान लिया जाता है कि दुनिया का शहंशाह है। तो अमेरिका को एक ऐसा राष्ट्रपति मिल गया है जिसके बारे में यह नहीं समझ में आ रहा कि उसका दिमाग खराब है या फिर वो कोई एजेंडा लेकर आया है और उस एजेंडा के तहत एक चतुर बनिए की तरह, एक चतुर व्यापारी की तरह बहुत कायदे से खेल खेल रहा है। एक तो उसकी भाषा कमाल की भाषा है। कल उसने भाषण दिया और भाषण में कहा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो मुझसे ट्रेड डील करने के लिए, अब जो शब्द उपयोग किए हिंदी में तो नहीं बोल सकता, लेकिन उसने कहा दे आर किसिंग माई एस। ये वहां के राष्ट्रपति की शब्दावली थी, उसकी भाषा थी, जबान थी। अगर आप लोग हॉलीवुड की फिल्में देखते होंगे तो इस तरह की जबान आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन एक राष्ट्रपति बाकायदा मीटिंग में इस तरह की जबान बोल रहा है, यह अपने आप में कितना शर्मनाक है। यह और शर्मनाक हो जाता है जब हम भारत में विदेश मंत्री जयशंकर के बयान सुनते हैं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की हम कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरफ भारत कह रहा है कि ट्रेड डील की हम कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप उन देशों का मजाक उड़ा रहा है, उनके बारे में गंदे तरीके से बोल रहा है जिनसे वो ट्रेड डील करने वाला है या जो देश उसके साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं। एक जमाना था 1971 का कि निक्सन ने कहा था हम 7वां बेड़ा भेज देंगे और इंदिरा गांधी ने कहा था जो चाहो वो भेज दो, और अमेरिका को किनारे करके बांग्लादेश को मुक्त कराया था, एक नया देश बनाया था, एक नया मुल्क बनाया था, अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ी रही थी। और एक आज ये जमाना है कि सारी दुनिया परेशान है, टैरिफ को लेकर बातें हो रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री चुप है, विदेश मंत्री कह रहे हैं हम ट्रेड डील की कोशिश कर रहे हैं और ट्रंप मजाक उड़ा रहा है कि तमाम सारे देश ट्रेड डील करने के लिए मेरी ऐस लिख कर रहे हैं, ये भाषा उपयोग कर रहा है और इन सब के बीच गोदी मीडिया तालियां बजा रहा है। खैर, ट्रेड वार का मामला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। खुद ट्रंप की बहुत सारी मुखालिफत हो रही थी, जो उसका सबसे करीबी इस समय है एलन मस्क। उसके अलावा कई सारे रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी, चाहे वो मिक मैककॉनल हो, चाहे रैंड पॉल हो, सुशन कॉलिंस हो, लीजा मुर्कोवस्की हो, ये सारे लोग इस तरह की चीजों की मुखालिफत कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अमेरिका को इसका काफी नुकसान हो सकता है। तो अब ट्रंप ने यह कहा है कि 90 डेज के लिए, 3 महीनों के लिए पाज किया जा रहा है, यानी उसने जो टैरिफ बढ़ाए थे 90 दिनों तक लागू नहीं होंगे। जाहिर है इसके बाद थोड़ी रेस्पाइट मिली, भारतीय बाजार भी थोड़ा बेहतर हुआ है और अमेरिकी बाजार भी उछला। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह जानबूझ के किया गया है या प्री प्लान्ड है। चाइना वाले इशू पे आऊंगा, बाकी सारे इश्यूज पे मैं आऊंगा, लेकिन सवाल यह बनता है कि यह प्री प्लान्ड था या जानबूझ के किया गया है। आप खेल देखिए, कहा गया पहले सीधे टैरिफ लगाने का, मार्केट चला गया गड्ढे में। मार्केट गड्ढे में गया तो ट्रंप सलाह दे रहा है कि स्टॉक खरीदिए। उसके बाद टैरिफ वापस ले लिया गया, मार्केट फिर ऊपर आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खेल में ट्रंप के दोस्तों ने लाखों करोड़ों के वारे न्यारे कर लिए। बहुत पुरानी बात नहीं है, आपको याद दिला दूं कि चुनाव के ठीक पहले, चुनाव का रिजल्ट आने के ठीक पहले मोदी जी और अमित शाह दोनों कह रहे थे कि फला तारीख को 400 पार कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी और शेयर मार्केट में उछाल आ जाएगा। और उसके बाद लोग जाकर शेयर मार्केट में खूब खरीदारी करते हैं। जब 400 पार छोड़िए 300 पार भी नहीं आ पाता है तो शेयर मार्केट डूब जाता है। किसका पैसा डूबा और किसके पॉकेट में पैसा गया, यह सवाल बड़ा सवाल है, लेकिन इसकी जांच कौन करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे समय में शेयर मार्केट अपनी गति से बढ़ गिर नहीं रहा है, बल्कि जानबूझकर अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक शेयर मार्केट को बढ़ाने और गिराने का एक खेल खेला जा रहा है और इस खेल के आड़ में अपने करीबियों को अरबपति से खरबपति बनाया जा रहा है। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, मैंने तो आज तक 1 रुपए का शेयर नहीं खरीदा, मेरा उस मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक बार सोचना चाहिए कि कहीं उनके साथ कोई बड़ा खेल तो नहीं हो रहा है जिसके तार अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक जुड़े हैं। आखिर सेबी चीफ का मामला आया था, जेपीसी जांच का मामला आया था, सब दब गया। हमारे यहां भी शेयर मार्केट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जांच करे तो कौन, क्योंकि जो सत्ता के करीब हैं वो तो बड़े कायदे से फल फूल रहे हैं। सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने और राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते ही रहे हैं। राहुल गांधी ने
अहमदाबाद में जो कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें कुछ बड़े मजेदार सवाल उठाए, बड़ी मजेदार बातें की। उन्होंने कहा कि मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में झुक गए हैं। खैर, ये तो एक ऐसी बात है जो भारत का बच्चा बच्चा जानता है, चाहे माने चाहे ना माने। माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का वो बड़ा प्रचार वगैरह कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। डोनाल्ड भी उनको मजाक में दोस्त कहकर बुलाता है, मजाक में या सीरियसली पता नहीं। लेकिन जब कोई ये कहे कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को हमने इतने बिलियन डॉलर या इतने मिलियन डॉलर दिए थे, तो ये दोस्ती कम लगती है, दुश्मनी ज्यादा लगती है। और ये कहने के बाद से ही आप देखते हैं कि भारत में किसी भी तरह से उसकी बात होनी बंद हो जाती है। सारा मामला कि कितना पैसा कहां गया, यूएस एड से कितना पैसा कहां गया, किसके ऊपर गया, कांग्रेस के ऊपर तमाम आरोप लग रहे थे। एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मेरे दोस्त मोदी को हमने इतने रुपए दिए हैं, उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि आप प्रधानमंत्री को सीधे पैसा कैसे दे सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से एक बार यह बात नहीं आई कि प्रधानमंत्री महोदय की जेब में 1 रुपया नहीं गया है। विदेश मंत्रालय ने एक बार उसके इस बयान की मलामत मजम्मत नहीं की और उसके बाद सारे खामोश हो गए। अब बात आ रही है कि ट्रेड डील करने जा रहे हैं। अमेरिका का जितना एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका से जितना कुछ एक्सपोर्ट होकर यहां पर आता है, यानी अमेरिका से हम जो कुछ इंपोर्ट करते हैं उन सब पर 0% तक टैक्स लग जाएगा। इजराइल पहले ही 0% टैक्स लगा चुका है और भी कई सारे मुल्क तैयार हैं। अब हिंदुस्तान कह रहा है कि हम भी 0% टैक्स लगा देंगे। जरा सोच के आप देखिए, 0% टैक्स का मतलब क्या होगा। अमेरिकी माल हमारे मार्केट में भर जाएगा, सस्ता माल हमारे मार्केट में भर जाएगा। और अभी तो चीनी माल ने ही भारतीय माल को बाहर किया हुआ है। जब अमेरिकी माल भी भर जाएगा तो भारत के उत्पादकों की क्या स्थिति होगी, भारत के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी क्या स्थिति होगी, आप सोच लीजिए। राहुल गांधी ने इशारा किया, कहा कि इस बार गले मिलते हुए कोई तस्वीर दिखाई नहीं दी। नए टैरिफ की बात आई और नए टैरिफ से ध्यान हटाने के लिए 2 दिन संसद में वक्फ बिल और सारा तमाशा किया गया। यह बात तो वही बात है जो हम पहले ही कह चुके हैं कि वक्फ बिल का सारा तमाशा जल्दी जल्दी में किया ही इसलिए गया ताकि टैरिफ से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। रात को 2 बजे ट्रंप नए टैरिफ घोषित कर रहा था और हमारे यहां वक्फ बिल पर बहस हो रही थी। सारी दुनिया के अखबारों में, सारी दुनिया के चैनलों में टैरिफ पर बहस चल रही थी। हमारे देश के चैनलों पर, हमारी गोदी मीडिया पर क्या बहस चल रही थी? हिंदू, मुसलमान, वक्फ, फलां ढिमका। राहुल गांधी ने सीधी चेतावनी दी है अहमदाबाद से कि आर्थिक तूफान आने वाला है, इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है, करोड़ों लोग पीड़ित होंगे, बेरोजगारी 50 साल के हाईएस्ट लेवल पर है। मोदी जी कहां हैं? वो कहां छिपे हैं? मोदी जी छिपे नहीं हैं। मोदी जी श्रीलंका गए थे और श्रीलंका में उनके मिलने जुलने की तस्वीरों के साथ ही खबर आई कि अडानी साहब का पोर्ट वहां पर शुरू हो गया है। अडानी साहब के पोर्ट को लेकर नई सरकार बनने के बाद श्रीलंका में काफी विरोध वगैरह था, लेकिन हमारे मोदी जी बैंकॉक से सीधे श्रीलंका जाते हैं, मिलते जुलते हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं और उसके तुरंत बाद अडानी जी का पोर्ट शुरू हो जाता है। तो मोदी जी कहीं छिपे नहीं हैं। राहुल गांधी ये गलत कह रहे हैं, मोदी जी वही कर रहे हैं जो वो लगातार करते रहते हैं। अलग अलग देशों में जाते रहते हैं और वहां हमारे अडानी जी को कामकाज मिलता रहता है। अडानी जी का बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहता है। मोदी जी खुश होते रहते हैं। और आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने अडानी जी के ऊपर केस किया हुआ है। बड़ा केस है वो, जिसमें यह आरोप है कि भारत में जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको घूस देकर उन्होंने अपनी नेचुरल जो एनर्जी थी, ग्रीन एनर्जी थी, उसके लिए समझौते किए और उन्हीं समझौतों के आधार पर अमेरिका के जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनसे पैसे लिए। और इस बात को लेकर अमेरिका में केस चल रहा है, समन जारी हुआ है, उनके घर भी समन पहुंच चुका है। अब उस समन का पालन अगर करना पड़ेगा, अगर अडानी साहब को अमेरिका जाना पड़ेगा तो मोदी जी के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उनको बचाना ज्यादा जरूरी है। देश का क्या है, बेरोजगारी है तो क्या हो गया? मस्जिद के सामने जाकर आराम से डांस करने के लिए बेरोजगार ही तो चाहिए। अगर बेरोजगार नहीं होंगे तो मस्जिद के सामने डांस कौन करेगा? अगर बेरोजगार नहीं होंगे तो दिन रात ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारे जैसे लोगों को गालियां कौन देगा? अगर बेरोजगार नहीं होंगे तो रोज व्हाट्सएप मैसेज किनके पास पहुंचेंगे? अगर बेरोजगार और अनपढ़ नहीं होंगे इस देश में, या कम पढ़े लिखे, या जिनको कुपढ़ कहते हैं, जो पढ़ लिख तो सकते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि क्या पढ़ना चाहिए, किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए, अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो मोदी साहब का और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कैसे चलेगा? इस एजेंडे की मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं। छावा फिल्म आई थी, आप सबने अगर देखी होगी तो देखा होगा।
क्या उसका उद्देश्य था यह भी आपको पता है। उसके बाद कितना कब्र उब्र की कहानी चली वो भी आपको पता है। अब उस शहर का ही नाम बदलने की बात है, खुलदाबाद का नाम बदलने की बात है। यह अलग बात है कि एक शहर का नाम बदलने में 200-250 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वो सब आप छोड़ दीजिए। फुले पर फिल्म आ रही है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पर फिल्म आ रही है। इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो ऐतिहासिक सत्य हैं। यह ऐतिहासिक सत्य है कि जब सावित्रीबाई फुले बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था। जो तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं उनका अपमान किया करते थे। यह सच है कि फुले साहब का जो पूरा अभियान था उसमें पुणे की जो ब्राह्मण मंडली थी उसने काफी खलल पहुंचाया था। ये सारी बातें हैं। फुले ने जो कुछ लिखा है, जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं कि जाति व्यवस्था पर वो कैसे प्रहार करते हैं। अब ये सारी चीजें फिल्म में होंगी। हिंदू मुसलमान तो है नहीं, इस फिल्म से मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरत तो पैदा होगी नहीं, किसी कब्र को तोड़ने की बात तो आएगी नहीं। तो इस फिल्म पर सेंसर चलाया जा रहा है। जो डिटेल्ड आए हैं उनको आप देखेंगे, कहा जा रहा है कि 5000 साल से या हजारों साल से जिस तरह का उत्पीड़न दलितों का किया जा रहा है उसको काट के कर दिया गया है। कई सालों से दलितों का उत्पीड़न चल रहा है। एक तरफ कहेंगे 5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है, दूसरी तरफ कहेंगे कि दलितों के उत्पीड़न के सवाल को मत उठाओ क्योंकि वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों को परेशान करता है। उस फिल्म पर कट ही कट लगे हैं। आप डिटेल्स देखेंगे तो सर पकड़ लेंगे कि सेंसर बोर्ड के इतने कट के बाद वो फिल्म अपनी बात कह पाएगी कि नहीं कह पाएगी। तो अगर अनपढ़ नहीं होंगे, अगर कुपढ़ नहीं होंगे तो सवाल पूछेंगे ना खड़े होके। बेरोजगार नहीं होंगे तो सवाल पूछेंगे खड़े होके कि ज्योतिबा फुले पर बनी फिल्म में इतने सेंसर क्यों लगाए जा रहे हैं। सवाल पूछेंगे कि हमको कब्र में क्यों उलझाया जा रहा है, रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि लोग बेरोजगार रहें। बहुत जरूरी है कि लोग रामनवमी के जुलूसों में शामिल हों और मंदिरों के सामने नहीं मस्जिदों के सामने नाचें। बहुत जरूरी है कि वक्फ बिल पर जो आप व्हाट्सएप बना के भेजें वो हर आदमी के मोबाइल पर पहुंच जाए, वो उसको पढ़े और फिर ट्विटर पर आकर, फेसबुक पर आकर ऐसी बहस करे कि किसी के समझ में ही नहीं आए कि इस मूर्खता का क्या जवाब दिया जाए। तो बेरोजगारी भले 50 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल पर हो, ट्रंप भले लगातार बेइज्जत किए जा रहा हो, मार्केट की हालत खराब हो, भले टैरिफ को लेकर आप जब 0% टैरिफ करने की बात करते हैं उसके बाद देश के अंदर छोटे मोटे व्यापारों के नष्ट होने की खबरें फिर आने लगे, बड़े व्यापारों के भी नष्ट होने की खबरें आने लगे, बेरोजगारी लगातार बढ़ने लगे। भले ये सब हो लेकिन सत्ता बनी रहनी चाहिए, अडानी साहब का भला होते रहना चाहिए और इसीलिए जरूरी है कि आप लगातार हिंदू मुसलमान करते रहो। उधर जो असली खेल चल रहा है वो चीन के साथ चल रहा है। इन्होंने 100% के ऊपर 125% के आसपास टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर और कहा कि बाकी मुल्कों के ऊपर तो 3 महीने का जो मोरिटोरियम है या आप कह लीजिए 3 महीनों के लिए जो फ्रीज किया गया है वो लगेगा, लेकिन चाइना पर 125% टैरिफ तुरंत लग जाएगा। दरअसल कई सारे खेल हुए थे, आप जानते ही हैं। जब इन्होंने टैरिफ लगाया तो यूरोपीय यूनियन ने भी पलट के टैरिफ लगा दिया, चाइना ने तो पलट के टैरिफ लगाया ही था, कनाडा ने भी पलट के टैरिफ लगा दिया, छोटे छोटे देशों ने भी सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश की। यह अलग बात है कि भारत पूरे टाइम खामोश रहा और कहता रहा कि हम ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैसे कह रहा था पता नहीं, लेकिन ट्रंप जिन शब्दों में ट्रेड डील करने वाले देशों के बारे में बात कर रहा है वो सुनने के बाद तो किसी को भी शर्म आनी चाहिए। चाइना अड़ा रहा और चाइना का मामला कुल मिलाजुला के ये है कि 600 अरब पाउंड का यानी 760 अरब डॉलर का बॉन्ड जो है अमेरिका का चाइना के पास पड़ा हुआ है और इस बॉन्ड से चाइना अमेरिकन इकॉनमी को अच्छा खासा परेशान कर सकता है। इसके अलावा चाइनीज गुड्स का अच्छा खासा इंपोर्ट करता है अमेरिका। चाइना का मामला कुल मिलाजुलाकर यह है कि एक तो चाइना में बड़ी तेजी के साथ नई इंडस्ट्रीज और नए रेनोवेशंस हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं। चाइना शुद्ध रूप से एक मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी बना है जो खुद माल बनाता है। अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, इनकी ज्यादातर कंपनियां या तो बाहर से माल मंगाती हैं, उनको कुछ करके बेचती हैं, और या फिर अमेरिका का मामला यह है कि बनने का काम दूसरी जगहों पर होता है जहां पर सस्ता लेबर मिलता है। जूता बनना है तो उसकी सिलाई कहीं और होगी, उसकी पैकेजिंग कहीं और होगी, उन जगहों पर होगी जहां सस्ते में लेबर आपको मिल जाते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों का काम होता है क्योंकि हमारे यहां लेबर बहुत सस्ता है। अमेरिका या यूरोप में लेबर महंगा है।
तो लेबर वर्क ट्रांसफर कर दिया जाता है साउथ एशिया के देशों में और दूसरी सारी जगहों पर, फिलीपाइंस में, इंडिया में, चाइना में और इस तरह की जगहों पर। जबकि चाइना अपनी चीजें पूरी पूरी खुद बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी है। मैं किस्सा अक्सर दोस्तों को सुनाता हूं कि हिंदुस्तान में लाइटर खरीदने जाइए तो चाइनीज मिलता है, नॉर्मल सी बात है। जब मैं यूरोप गया, वहां मैंने लाइटर खरीदा तो मैंने देखा कि यूरोप में भी चाइनीज लाइटर मिलता है। यहां 10 रुपए का मिलता है, वहां 1 पाउंड में मिलता है। और मेरे समझ में आया कि सारी दुनिया को लाइटर अकेले चीन सप्लाई कर रहा है। सोचिएगा, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन किस मात्रा में पूरी दुनिया में सप्लाई हो रही होगी। और लाइटर तो बहुत छोटी सी चीज हो गई। हालत यह है कि चाइना ड्रोन भी सप्लाई कर रहा है, मैन्युफैक्चर्ड जो चीजें हैं वो भी सप्लाई कर रहा है। हुवेई का जो मोबाइल है उसके ऊपर भारत में प्रतिबंध लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर हुवेई का मोबाइल आ गया तो यहां के बहुत सारे जो मोबाइल हैं वो बिकने बंद हो जाएंगे। कीमत उसकी कम है और जबरदस्त एडवांस है, लगातार उसमें एडवांसमेंट हो रहे हैं। तो चाइना में जिस तरह की मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी बनी है, जिस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, उससे अमेरिका परेशान है। क्योंकि अगर इसी तरह से ट्रेड चलता रहा तो चाइनीज माल पूरी तरह से अमेरिका में भर जाएगा और अमेरिका चाइना के ऊपर पहले ही डिपेंड है और ज्यादा डिपेंड हो जाएगा। चाइना ने इसका मजाक भी बड़ा अच्छा उड़ाया है। कल कई सारे AI वीडियो जारी किए जिसमें अमेरिकन लोगों को दिखाया कि वो लोग सामान बना रहे हैं, जो काम दूसरे देशों में होता है चाइना में होता है। जूता सिल रहे हैं, कपड़े सिल रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं। ये सारा कुछ दिखाया उसने कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ऐसे बनेगा। हकीकत यह है कि अमेरिका के पास ना उस तरह का वर्कफोर्स है, ना उस तरह का लेबर स्ट्रक्चर है कि ये सारी चीजें वो खुद बना सके। इसीलिए वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अब एक खेल देखिए, चाइना के ऊपर तो उसने लगा दिया 104%, 125% मिला जुला के टैरिफ, लेकिन बाकी जगहों का 90 दिन माफ कर दिया। होगा क्या? चाइना से सामान आएगा दूसरी जगहों पर, दूसरी जगहों पर से जाएगा अमेरिका में चाइनीज माल पहुंचता रहेगा, कम नहीं होगा। यह खेल समझने के लिए रशिया वाला खेल समझ लीजिए। रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने, यूरोप ने रशिया से सीधे तेल खरीदना बंद कर दिया। हिंदुस्तान ने उस समय फायदा उठाया और सीधे तेल खरीदा रशिया से, और वो तेल यूरोप को ऐसा बेचा कि यूरोप में तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो भारत बन गया, जहां तेल होता ही नहीं है। तो वर्ल्ड मार्केट ऐसे काम करता है। ये खेल तो चलता रहेगा, लेकिन चाइना इस ट्रेड वार में झुकने वाला नहीं है। चाइना बहुत क्लियर है कि इस ट्रेड वार में सीधे सीधे जाने को तैयार है। इसलिए उसने भी अमेरिकन गुड्स पे 84% का टैरिफ लगा दिया है। यही नहीं, उसने अपने नागरिकों को कहा है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट बंद करें। और साथ में लगातार यह खबर आ रही है कि अमेरिकी फिल्में जो चाइना में बड़ी पॉपुलर हैं, उन फिल्मों के ऊपर भी बैन लगाने की बात हो रही है। अब ये अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड वार है, ये एक दिन में खत्म नहीं होने वाला, लंबा चलने वाला है। दोनों बड़े देश हैं, दोनों के पास पैसा है। वो किस तरह का ट्रेड वार करते हैं ये देखने वाली बात होगी, और इसमें जो जीतेगा वही दुनिया का लीडर बनेगा। लेकिन सवाल हमारे सामने हिंदुस्तान का है। हम ना तो ट्रेड वार में हैं, ना तो हमारी विदेश नीति ऐसी है कि दूसरे देशों के ऊपर हमारा कोई असर है। हमारी सरकार का इकलौता एजेंडा दिखाई देता है कि अडानी का प्रॉफिट नहीं रुकना चाहिए। और इन सब के बीच राहुल गांधी की चेतावनी है कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। अगर ये आर्थिक सुनामी आएगी तो जो मजबूत पेड़ है उनका पता नहीं, लेकिन हमारे आप जैसे आम लोग तो निश्चित तौर पर इसके शिकार होंगे। और अगर शिकार होंगे तो क्या होगा वो बताने की जरूरत नहीं है। सोचिएगा कि जब इतना सब कुछ चल रहा है दुनिया में, तो भारत सरकार अमेरिका से ट्रेड डील करने के अलावा कुछ और करती नजर क्यों नहीं आ रही है? और जो भी आपको सूझे कमेंट में बताइएगा जरूर। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर आपको लगता है कि ये काम के हैं तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।